Assalamu alaikum. I hope you are fine. Today we are going to discuss the next editorial from Dawn newspaper. It was published on 23rd May 2021. As you can see, the topic of this editorial is Israel's forever war. First of all, we are going to read out the whole editorial and discuss the difficult meanings, and further we will discuss in our language Urdu for better understanding. So the first line: the ceasefire announced between Israel and the Palestine organization Hamas does not erase the memory of the chilling and heart-wrenching images from Gaza during the 11 days of violence. ओके इस लाइन में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑथर इसकी मलिहा लोधी हैं, और वो लिख रही हैं कि जो सीज़ फायर है जो कि अनाउंस किया गया इसराइल और फ़लस्तीन ऑर्गेनाइजेशन या फ़लस्तीन ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके दरमियान जो सीज़ फायर अनाउंस किया गया है उसने जो मेमोरीज़ थी बहुत ज़्यादा दिल को झंझोड़ देने वाली, जो 11 दिन का वायलेंस होता रहा है फ़लस्तीन पे, उन मेमोरीज़ को भूला नहीं जा सकता। हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है काजिंग ग्रेट फिज़िकल और मेंटल सफरिंग, ठीक है। यानी 11 दिन वो जिस अज़ियत में वो रहे हैं तो उसको भुलाना इतना आसान नहीं है। रेफ्यूजी कैंप्स bombardment by Israeli forces, children killed in missile attacks, buildings targeted and destroyed, people watching helplessly as bodies of family members were pulled out of the rubble, and the thousand left homeless and traumatized. अभी वहाँ की ये पिक्चर एलेबोरेट कर रही हैं कि वहाँ पे जो रिफ्यूजी कैंप्स के ऊपर बम्बारमेंट हुई है इसराइल फोर्सेस की वजह से, जैसे कि जो बच्चे हैं उनको मारा गया, मिसाइल अटैक्स, और जितनी भी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय देखी भी हैं आपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, ये 11 दिन वो दिखाते रहे हैं साथ साथ। तो इन सब चीज़ों को भुलाना इतना आसान नहीं है। रबल कहते हैं डस्ट को, ठीक है, मिट्टी जिसमें से यानी वो जो डेड बॉडीज़ हैं उनको वो निकालते रहे हैं। और ट्रॉमेटाइज्ड होता है शॉक, यानी एक ट्रॉमा, एक शॉक में, मेंटली स्ट्रेस में उनको रखा गया। द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अनलीश्ड बाय इजरायली एग्रेशन अफेक्टेड एवरी फ़लस्तीनियन। जो भी इंसानियत के ऊपर जो उन्होंने इस तरह का नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का और मतलब बहुत ही तशद्दुद जो किया उन पे, वो एक यानी उसको हर फ़लस्तीनियन के ऊपर उसने इफ़ेक्ट किया। अच्छा, द इजरायली मिलिट्री onslaught against the Palestinian added another grim chapter to over 70 years of brutality and suffering on a disposed and displaced people by an occupying power. onslaught का मतलब होता है अटैक करना। जो इजरायली मिलिट्री है उसने जितने भी फ़लस्तीनियन हैं उनके ऊपर जो अटैक किया है वो एक और ही चैप्टर पेश कर रहे हैं कि 70 साल की जो ब्रूटैलिटी, जुल्म, जबर, ब्रूटैलिटी का मतलब यही होता है, और सफरिंग, ठीक है, मुश्किलात। इन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है इम्पोज करना, किसी के ऊपर वो इम्पोज कर देना, यानी अपनी पावर को शो करके उनके ऊपर अटैक करना, 70 साल से उनके ऊपर जुल्म करना और अपनी ही मर्ज़ी से उनके ऊपर तशद्दुद को लागू कर देना। ये सारी चीज़ें एक मतलब पावर जब उनके पास है तो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। फ़लस्तीनियन हैव बीन फोर्स्ड आउट ऑफ देयर होमलैंड, डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड एंड सब्जेक्टेड टू अनसीजिंग रिप्रेशन, आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड कलेक्टिव पनिशमेंट। फ़लस्तीनियन अब वहाँ पे यानी अपने घरों से बाहर हैं,
और डिप्राइव्ड का मतलब होता है उनसे ले लेना, उनकी कोई भी चीज़ जो जैसे कि लैंड है उनसे छीन ली गई है। और अनसीजिंग का मतलब होता है कभी ना ख़त्म होने वाली, एवर लास्टिंग। रिप्रेशन, तशद्दुद और आर्बिट्रेरी अरेस्ट यानी बिला वजह उनको अरेस्ट करना और फिर उनको पनिश करना, ये सारी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं 70 ईयर से। They have seen entire neighborhoods being demolished and people uprooted to make way for illegal Israeli statements. अब उनकी जो नेबरहुड्स हैं वो भी यानी उनको भी कम्प्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डिमोलिश्ड का मतलब है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इजराइली जो हैं वो उनके पीछे भी पड़े हुए हैं। गज़ा's 2 million inhabitants have suffered 14 years of blockade and cruel restrictions imposed by Israel. अब गज़ा के ऊपर भी फ़लस्तीनियों की वजह से काफ़ी मुश्किलात आती रही हैं, क्योंकि वो उनकी हेल्प करते हैं, उस वजह से वो सफ़र करते हैं। नेक्स्ट देखें, अगेंस्ट दिस backdrop of historical injustice, it took only a spark for the situation to erupt in which the occupying power rained havoc but was met by the resistance from people armed only with an unshakable जिसको आप हिला नहीं सकते, firm है, बिल्कुल पक्की बात है, believe in their cause। जितना भी ये हिस्टोरिकली इनजस्टिस होता रहा है, नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं इस सिचुएशन में भी, और वो जो इजराइली हैं वो एक पावर ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पावर आती जा रही है, तो उनका जो काज है उसको फिर भी वो हिला नहीं सके, फ़लस्तीनियों के काज को, क्योंकि वो अपनी लैंड किसी भी तरह से इजराइली को देने को तैयार नहीं है। द ट्रिगर फॉर द लेटेस्ट फ्लेयर अप was a combination of factors and unprovoked police assault on worshippers at Al-Aqsa Mosque during Ramzan and eviction of Palestinians from their homes in occupied East Jerusalem's neighborhood of Sheikh Jarrah। फ्लेयर अप का मतलब होता है सडन इंटेंस हैपनिंग, यानी कुछ भी अचानक से हो जाना, और अनप्रोवोक का मतलब होता है अकरिंग विदाउट मोटिवेशन, यानी कोई भी चीज़ जिसके लिए आपको उकसाना नहीं पड़ेगा वो हो जाएगी अचानक सडनली। यानी ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि अल-अक्सा जो मास्क है उसमें रमज़ान के दौरान किस तरह से फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म होता रहा है और ईस्ट जेरूसलम को किस तरह से उन्होंने ऑक्यूपाइड किया है। अच्छा, what followed were mass protests by Palestinians in Gaza, in cities and villages across the West Bank and in Israel. They were ruthlessly crushed by Israeli forces, यानी बेरहमी के साथ इजरायली फोर्सेस के हाथों वो क्रश्ड होते रहे हैं। जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे फ़लस्तीनियन गज़ा में, और जहाँ पे भी वो यानी वेस्ट बैंक जो है वहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इजरायली फोर्सेस उनको क्रश करी जा रही थी। रॉकेट अटैक्स बाय हमास फॉलोड एंड देन indiscriminate Israeli airstrikes that claimed the lives of more than 240 Palestinians, including over 65 children। यानी हमास को भी अगर आप इंक्लूड करें कि उसके ऊपर रॉकेट अटैक्स हुए हैं और जितनी भी एयर स्ट्राइक हुई है तो उसमें 240 फ़लस्तीनियन शहीद हुए हैं और 65 जो चिल्ड्रन हैं वो शहीद हुए हैं। वाइल दिस कार्नेज मैसेकर को कहते हैं, या बहुत ज़्यादा जो स्लॉटर यानी कत्ले आम उर्दू में आप इसको कह सकते हैं, continued for 11 days, the OIC issued a statement of condemnation but contemplated no collective action। कि इसके ऊपर OIC ने भी स्टेटमेंट दी है, कंडेम किया है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। द स्टेटमेंट वाज लॉन्ग ऑन rhetoric but short
on action. Arab countries that recently established diplomatic relations were not asked to suspend those ties. In fact, their so-called normalization policy towards Israel may have emboldened Tel Aviv to act with impunity. अब इसमें यही है कि अरब कंट्रीज़ ने जैसे एक अनाउंसमेंट की कि हमने मतलब इस्टेब्लिश किए उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो वो भी इसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हो सकी उनकी कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी बात। तो जो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी है, इज़राइल बिल्कुल नॉर्मलाइज कर रहा है सब कुछ, तो ये और ज़्यादा तेल अवीव को और ज़्यादा हौसला दे रहे हैं। और इम्प्यूनिटी का मतलब होता है एग्जाम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और लॉस। ओके, नेक्स्ट देखिए, द यूएस एंड इट्स वेस्टर्न अलाइज वर ब्लाइंड साइडेड टू द फलस्तीनियन प्लाइट बाय देयर अनफ्लिंचिंग सपोर्ट फॉर इज़राइल। यानी यूएस और वेस्टर्न अलाइज वो हमेशा से ही इज़राइल को ही सपोर्ट करते आ रहे हैं, हमें पहले पता है। यूएस लीडर्स कॉल्ड फॉर de-escalation after days of crisis. An emergency UN Security Council meeting was delayed for days because of Washington. When it met, the US repeatedly blocked a statement that all other 14 members of the council agreed on, which called for de-escalation and end to evictions of Palestinian families and respect for international humanitarian law. This left the US isolated at the UN but did not pursue वाशिंगटन टू मॉडिफाई इट्स स्टैंस। ठीक है, लेकिन फिर भी वो माइल नहीं कर सके कि इज़राइल को कि वो रोक सकें उनकी सिक्योरिटी काउंसिल या कुछ भी इंक्लूड करने के बाद भी। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज वाज सरप्राइजिंग। द यूएस एज इज़राइल्स प्रिंसिपल बेनिफैक्टर हैज़ लॉन्ग प्रोटेक्टेड its closest ally and shown little of the concern for Palestinian rights that it repeatedly voices about human rights violations elsewhere. Many Western governments echoed the US in voicing support for Israel's right to self-defense against attacks by Hamas. Nevertheless, countries like Norway and Ireland, but non-permanent member of United Nations Security Council, voiced concern for civilian casualties, including children from Israeli airstrikes, and asks that Israel cease its settlement activities. Russia warned Israel that more civilian casualties in Gaza was intolerable and called for an end to violence. Okay, Russia warned Israel that more civilian casualties in Gaza were intolerable and called for an end to violence. अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि यूएस ने भी इज़राइल को हेल्प आउट किया और बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि इज़राइल की किस तरह से हेल्प की जा सके, लेकिन फ़लस्तीनियन राइट्स के लिए भी वो साथ साथ अपनी जो आवाज़ है वो उठाते रहे। जो भी वायलेशंस कर रहे थे इज़राइली उसके ख़िलाफ़ ही वो बोलते रहे। उसके बाद जो लोग थे यूएस के उन्होंने भी प्रोटेस्ट किए, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ये थी कि हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है फ़लस्तीनी उसके ख़िलाफ़ भी लोग प्रोटेस्ट करते रहे। और जैसे कि कंट्रीज़ हैं नॉर्वे और आयरलैंड की बात करते हैं तो ये दोनों नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इन्होंने भी जो चिल्ड्रंस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स या मिसाइल्स वगैरह यानी उनको जो शहीद किया उसके बारे में भी इन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी। और रशिया ने भी वार्न किया इज़राइल को कि वो अब इससे ज़्यादा जुल्म ना करें, लेकिन क्योंकि ये फिर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा, इंटॉलरेबल हो जाएगा, और अब ये जो वायलेंस है इसको एंड कर दें। While the latest eruption in Palestine's long and tragic history has familiar echoes, some dimensions of the crisis were a departure from the past and could prove consequential. The first difference was the scale of protest by Palestinians that simultaneously took place across the occupied
territories and in Israel. Never before had Palestinians living in Israel joined the protest in the numbers witnessed. Even otherwise biased reports. The first difference was the scale of protest by Palestinians that simultaneously took place across the occupied territories and in Israel. यानी इसमें वो देख रहे हैं कि जो प्रीवियस पास्ट में जैसे जैसे इसराइल वायलेंस कर रहा था, अभी उससे ये काफ़ी डिफरेंट हो गया, क्योंकि अभी फ़लस्तीनियन ने कॉन्टीन्यूसली जो प्रोटेस्ट किया है, जॉइंटली जो प्रोटेस्ट करते रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था, उसकी पिच काफ़ी हाई थी. नेवर बिफोर हैड फ़लस्तीनी लिविंग इन इसराइल ज्वाइन द प्रोटेस्ट इन द नंबर विटनेस. अभी वो जो फ़लस्तीनियन जो इसराइल में रह रहे हैं, उन्होंने कभी भी पहले किसी प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन इस दफ़ा किया. इवन अदरवाइज बाइज रिपोर्ट्स in the New York Times acknowledged that the protests were finding new footholds and threatening the veneer of Israeli society in ways not seen before. यानी पहले जो है वो एक मनगढ़ंत कहानी थी कि इतना जो इस लेवल का प्रोटेस्ट नहीं देखा गया, लेकिन इस दफ़ा वाकई में जो फ़लस्तीनियन थे उनके प्रोटेस्ट ने पूरी दुनिया को बताया कि ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उनके साथ वायलेंस यानी जो भी उनके साथ बिहेव है इसराइल का, वो बहुत ही डेंजरस है. द गार्डियन noted that the outpouring of support from Israel's Palestinian citizens created a new front inside Israel rarely witnessed in the past. The unprecedented anger within was widely attributed to what Human Rights Watch in a recent report called Israel apartheid policies toward Arabs who continue a fifth of its population. The unprecedented anger within was widely attributed to what Human Rights Watch in a recent report called Israel's apartheid policies towards Arabs who constitute a fifth of its population. Another unprecedented aspect of the crisis was the show of popular solidarity with Palestinians across the world, that too in the time of pandemic. In Muslim nations, this was to be expected, but the scale of the protest was significant, while Western countries, including the US and UK, also saw big demonstrations. और इसको भी यानी आप इग्नोर नहीं कर सकते इस एस्पेक्ट को कि मुस्लिम कंट्रीज़ ने तो प्रोटेस्ट करना ही था, लेकिन वेस्टर्न और जैसे US और UK जैसी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे प्रोटेस्ट किए गए थे इसराइल के वायलेंस के ख़िलाफ़. दिस वेव ऑफ ग्लोबल पब्लिक सपोर्ट contrasted sharply with the positions adopted by governments, especially in the West, although bold voices in the US Congress and their Western parliaments were a cell of conscience for them. यानी इस पेंडेमिक में भी लोगों ने सपोर्ट किया है, US कांग्रेस में भी आवाज़ उठाई थी और डिफरेंट यानी वेज से मीडिया तक ये चीज़ें पहुंचती रही हैं, प्रोटेस्ट होते नहीं हैं. प्रेसिडेंट बाइडन फेस्ड ग्रोइंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट फॉर हिज स्टैंस. के जो प्रेसिडेंट हैं US के बाइडन, उनको भी फेस करना पड़ा काफ़ी क्रिटिसिज्म इस बारे में. इट आल्सो prompted prominent American opinion makers to assert that the unshakable bonds of friendship with Israel were shaking in America, especially in the Democratic Party. A Gallup poll, for example, found that over half Democrats felt the US should lean on Israel to make concessions rather than the Palestinians. Next देखें. While a ceasefire has brought the latest Israeli aggression to an end, this will only be a lull before the next storm. The ineluctable reality is that the unresolved Palestinian issue remains a collective failure of the international community. Scores of UNSC and General Assembly resolutions have called for an end to the illegal Israeli occupation of Palestine. There are 88 Security Council resolutions on the
Palestine question, the answer to the dispute, the oldest on the UN agenda, has long been spelled out in several resolutions: a two-state solution that ensures a viable and independent state of Palestine. But in recent years, Israel was encouraged by President Donald Trump policies into abandoning the two-state solution and sought instead to impose a one-state solution while expanded illegal statements in violation of UNSC Resolution 2334 and in defiance of international demand to cease this activity. अभी जो इज़राइल है उसने वायलेशन की टू स्टेट की बजाय वो वन स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, तो इसके ख़िलाफ़ जो यानी जनरल असम्बली ने और जो सिक्योरिटी कौंसल है उसमें भी आवाज़ उठाएगी इज़राइल के ख़िलाफ़, और क्योंकि वो यानी डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं और उस तरह से वो काम करे जिस तरह से उन्होंने उनका एजेंडा बनाया गया था, तो इसलिए काफ़ी लोगों ने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई. Inaction on these resolutions is an indictment of those members of the global community who possess the power of effect change but are unwilling to act because of a blind commitment to Israel and contrary to their claims to respect international law and abide by a rules-based international order. Indictment का मतलब होता है accusation of wrongdoing. ठीक है, यानी कि जो गलत काम आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपके ऊपर जो यानी लीगली या लॉफुली जो भी एक्शन लिया जाएगा. तो ये यानी इसमें यही उन्होंने डिस्कस किया है कि इज़राइल की जो कमिटमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ को भी फॉलो नहीं कर रहे, वो किसी इस तरह की पॉलिसीज़ को जो कि यूएनओ ने या जनरल असम्बली सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई भी पॉलिसीज़ दी हैं उसको वो फॉलो कर रहे होते, लेकिन वो कोई भी रूल फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है और वो वन स्टेट बनाने के ऊपर तुले हुए थे. तो इसका सारे जो हमने आर्टिकल इसमें देखा है, इसमें सारे का कंक्लूजन यही है कि जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ वॉइस जब इंक्रीज़ होती है उसी से होता है. इनके प्रोटेस्ट ने काफ़ी ज़्यादा दुनिया के ऊपर इफ़ेक्ट्स छोड़े हैं, इनके वायलेशन, और मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. मीडिया ने हर चीज़ को कवर किया है, इंटरनेशनल मीडिया ने, और कुछ चैनल्स थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जैसे CNN ने काफ़ी बुरा रोल इसमें प्ले किया है. उन्होंने इज़राइलियों को भी सपोर्ट किया है वो, और भी काफ़ी एस्पेक्ट्स आपको नज़र आए हैं न्यूज़ में. मलाला के ख़िलाफ़ भी काफ़ी चीज़ें हैं कि उसने भी इस चीज़ को कंडेम नहीं किया, कोई भी इस तरह की पोस्ट नहीं की सोशल मीडिया पे जिससे साबित हो कि मलाला पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं. वो इस चीज़ को वायलेंस यानी आप एक चीज़ है अब उसको, लेकिन उनके बरक्स जो वेस्टर्न कंट्रीज़ या यूके में जो भी पर्सनालिटीज़ हैं, बेशक वो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, बेशक वो सोशल मीडिया या शोबिज़ से रिलेटेड हैं, सब ने कंडेम किया है. सब ने इस चीज़ को वायलेंस टेररिज्म ही कहा है. इसको कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है. अभी मलीहा लोधी जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हैं क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है. ये फॉर्मर एम्बेसडर हैं US UK और मतलब UNO में हमें रिप्रेजेंट करती रही हैं इतने साल. तो इनका जो कंक्लूजन है वो यही है कि जब भी हम किसी अच्छे मोटिव के लिए या पाकिस्तान या जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वो अगर मिल के कोई यूनिटी शो करवाते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि यहाँ पे ये वायलेंस हो रहा है, यहाँ पे टेररिज्म हो रहा है, तो यकीनन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि आपने देखा वो ख़िलाफ़ तो है नहीं है. अब यहाँ पे फ़लस्तीन में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो दुनिया के हर कोने में प्रोटेस्ट हुआ है. ये चीज़ बस वो आप तक पहुँचाना चाह रही हैं. बाकी इसके रिलेटेड ये है कि हमें अब कश्मीर के लिए या जो कश्मीर में वायलेंस होता है, टेररिज्म होता है, उसके ख़िलाफ़ किस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ओके, थैंक यू सो मच. ये काफ़ी एक लॉन्ग एडिटोरियल होता है, ये आर्टिकल होता है मलीहा का. मलीहा लोधी साहब बहुत अच्छा लिखती हैं, उनके एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी ये फिर लेंथी हो जाता है, जिसके लिए एक वीडियो में इसको मर्ज करना पॉसिबल नहीं होता.
लेकिन इसकी रीड आउट करना और इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी इनका जो आर्टिकल है इसकी प्रैक्टिस आपके लिए ये हो सकती है कि आप इसको प्रिसाइज़ करें, इसकी प्रेसी बनाएं जी। और एक टॉपिक को डिस्क्राइब करने में कम से कम 40 मिनट्स तो रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखें अभी ये स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट इसमें देखते हैं कितनी मॉडिफिकेशन की जा सकती हैं, लेकिन आपके लिए ये तभी यूज़फुल होगा जब आप इसकी प्रेसी लिखेंगे। अगर आपको प्रेसी लिखनी नहीं आती तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको बताया जा सकता है कि इस तरह से प्रेसी आप लिख सकते हैं जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं और आप गेन करो। बाकी वोकैबलरी की बात है तो वोकैबलरी में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा यूज़फुल है। इंग्लिश टू उर्दू अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, वही आपकी ज़्यादा काम आएगी, आपकी सेल्फ़ राइटिंग में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। जब भी आप कोई डिक्शनरी परचेज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ हो, अभी डिक्शनरी तो खैर कोई भी नहीं परचेज़ करता, ऑनलाइन ही ऐप्स हैं मोबाइल में, तो वो वाली ऐप आप इंस्टॉल करें जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश और साथ प्रोनाउंसिएशन भी हो। अगर नहीं है आपको इस तरह की किसी ऐप का पता तो वो भी आपको गाइड कर दिया जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है। एक दिन में ना तो CSS की तैयारी हो सकती है और ना ही आप एक दिन में मास्टर हो सकते हैं, तो थोड़ा सब्र के साथ, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल एक बनाना है कि ये मेरा टाइम टेबल है और उसके अकॉर्डिंगली मैंने काम करना है। टाइम टेबल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। टाइम टेबल में जो चीज़ फ़िक्स है, टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि वो एक फ़र्ज़ी टाइम टेबल आपने बना दिया। बाकी इस ग्रुप के थ्रू और इन वीडियोज़ लेक्चर्स के थ्रू मेरी ये कोशिश होगी कि आपको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करें।